बच्चों आज हम लोग ये आरसीसी के बेसिक्स को समझेंगे और आरसीसी के बेसिक्स को समझने के लिए मैंने कुछ ये डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि स्ट्रेस क्या होता है। स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। जो प्रेशर की इकाई होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वही स्ट्रेस की भी इकाई होती है। प्रेशर और स्ट्रेस में सिर्फ एक फर्क होता है कि प्रेशर एक्सटर्नली लगाया जाता है और स्ट्रेसेस उस बॉडी के अंदर डेवलप होती है, एक रेजिस्टेंस मैकेनिज्म है। और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर से जनरली आरसीसी में स्ट्रेस को दिखाया जाता है और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर 1 मेगा पास्कल के बराबर होता है, जिसको एमपीए लिखते हैं। तो जितनी भी स्ट्रेसेस हम आरसीसी में दिखाएंगे वो एमपीए के टर्म में दिखाएंगे, जिसका मतलब होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर 5 एमपीए किसी बॉडी की स्ट्रेस है, इसका मतलब उसमें 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर के बराबर है। स्ट्रेन होता है कि जो भी बॉडी के अंदर डिफॉर्मेशन होते हैं बिकॉज ऑफ लोड के कारण, तो उस डिफॉर्मेशन को अगर हम उस बॉडी के ओरिजिनल मेंबर के ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दें तो वो हमें स्ट्रेन मिलता है। स्ट्रेन की कोई इकाई नहीं होती है। आप लोगों ने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम ये माइल्ड स्टील का है। माइल्ड स्टील का क्यों है? क्योंकि माइल्ड स्टील एक वाइडली अवेलेबल बिल्डिंग मटेरियल है और दूसरा इसमें बहुत सी लिमिट्स हमको क्लियर दिखाई देती है, इसलिए हम माइल्ड स्टील का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं। देखिए, वाई एक्सिस में हमने स्ट्रेस लिया और एक्स एक्सिस में हमने स्ट्रेन लिया है। तो देखिए, इसमें एक यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन होती है जिससे हम सैंपल लेते हैं और कोई सैंपल मान लीजिए इस तरह का हमने माइल्ड स्टील का ले लिया और उसमें टेंसाइल फोर्स लगाते हैं। जब टेंसाइल फोर्स लगाते हैं तो इसकी लेंथ चेंज होती है और हम क्या करते हैं, फोर्स अपॉन ओरिजिनल एरिया, ये स्ट्रेस हो जाती है। और चेंज इन लेंथ, जितनी लेंथ चेंज होती है उसको हम ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड करते हैं तो हमको स्ट्रेन मिल जाता है। तो हम लोड के डिफरेंट इंक्रीमेंट लगाते जाते हैं तो हमें डिफरेंट स्ट्रेस मिलती है और उसके करस्पॉन्डिंग डिफरेंट स्ट्रेन हम चेंज इन लेंथ से नाप लेते हैं और स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में ग्राफ खींचते हैं। तो ये माइल्ड स्टील का ग्राफ है। इसमें 3-4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है ये पी कहलाता है लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, पी लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का मतलब होता है यहाँ पे स्ट्रेस और स्ट्रेन एक दूसरे के सीधे समानुपाती होते हैं और इस लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी में ये जो स्लोप होता है, स्लोप मतलब ये स्ट्रेस डिवाइडेड बाय ये स्ट्रेन, ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कहलाता है। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील कितना होता है आईएस कोड के हिसाब से 2 × 10⁵ ये आईएस कोड हमको बताता है। आईएस कौन सा कोड बताता है? 456-2000। अपने पिछले लेक्चर में मैंने आपसे कहा था कि आप लोग 2564,000 आईएस प्रोक्योर कर लेंगे क्योंकि इसकी जरूरत हमें बार बार पड़नी है। उसके बाद एक पॉइंट आता है इलास्टिक पॉइंट। इलास्टिक पॉइंट मतलब ये होता है कि अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट पे लोड को हटा दिया जाए तो बॉडी अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेती है, ये मतलब होता है। लेकिन इसके बाद अगर आप लोडिंग और बढ़ाते हैं और लोड बढ़ाते जाते हैं तो मटेरियल जो है हल्के से, ये माना जाता है कि पतले पतले फाइबर से मिलकर बना हुआ है और ये फाइबर्स हल्के हल्के क्रश करना शुरू कर देते हैं, क्रैक करना शुरू कर देते हैं, अपनी स्ट्रेंथ लूज करना शुरू कर देते हैं, अपनी इलास्टिक प्रॉपर्टी लूज करना शुरू कर देते हैं। तो ये 2 पॉइंट मिलते हैं हमको, y1 एंड y2। ये यील्ड पॉइंट्स कहलाते हैं। ये ऊपर है तो ये कहलाता है अपर यील्ड पॉइंट और ये लोअर यील्ड पॉइंट। y2 नीचे तो लोअर यील्ड पॉइंट। उसके बाद देखिए क्या हो रहा है कि पर्टिकुलर पॉइंट पे स्ट्रेस कांस्टेंट है, स्ट्रेन बढ़ते जा रहे हैं। ये मतलब एक प्लास्टिक टाइप की सिचुएशन है जहां पे कांस्टेंट लोड पे स्ट्रेन बढ़ता चला जा रहा है। ये प्लास्टिक रीजन कहलाता है। ये प्लास्टिक रीजन है आपका। इसके बाद क्या होता है कि मटेरियल का बिहेवियर एकदम चेंज हो जाता है, ये ब्रिटल हो जाता है और देखते हैं कि फिर एकदम से स्ट्रेन कम होते हैं और ये खूब ज्यादा लोड लेने लग जाता है, इसकी स्ट्रेस बढ़ने लगती है। मैक्सिमम स्ट्रेस जो ये एलिमेंट ले सकता है ये अल्टीमेट स्ट्रेस कहलाती है। यू क्या है? अल्टीमेट स्ट्रेस। इसके बाद क्या होता है कि इसमें बॉटल की फॉर्मेशन होती है, गला टाइप का बन जाता है और उसके बाद एकदम से ब्रिटल टाइप से टूट जाता है। तो बी क्या कहलाता है? ब्रेकिंग पॉइंट कहलाता है। तो किसी भी बुक में आप ये पॉइंट देख सकते हैं। तो मेरा समझाने का मतलब ये था कि ये पी पॉइंट हमारे लिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम वर्किंग स्ट्रेस पढ़ेंगे तो हम ये मानेंगे कि बॉडी इलास्टिक है और इलास्टिक है तो मतलब स्ट्रेस स्ट्रेन एक दूसरे के समानुपाती है। इस एजम्पशन से काफी चीजें आसान हो जाती है, इसलिए कि स्ट्रेस और स्ट्रेन के बीच में एक लीनियर रिलेशनशिप हो जाती है।
यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन के बीच में लीनियर रिलेशनशिप नहीं रह जाती और यहाँ पे कंप्यूटेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। अब देखिए ये तो हो गया स्टील। स्टील हमको पता है क्या है, एक होमोजीनियस मटेरियल है, फैक्ट्री में बनता है। ईसी है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। देखिए कंक्रीट क्या है, एक परफेक्टली इलास्टिक स्टील की तरह बिहेव नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इसमें डिफरेंट मटेरियल होते हैं, इसमें कोर्स एग्रीगेट होता है, इसमें फाइन एग्रीगेट होता है, इसमें सीमेंट होता है, इसमें वाटर होता है, और ज्यादातर ये फैक्ट्री में भी बनाया जाता है क्यूब के फॉर्म में जब टेस्टिंग करते हैं, अदरवाइज इसको फील्ड में बनाते हैं। तो आईएस कोड ने हमको दिया है कि मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, इसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। ये है 5000 अंडर FCK। FCK को भी डिफाइन करते हैं, लेकिन ये जो भी वैल्यू है ये इसी की वैल्यू किस में आएगी, न्यूटन पर mm² या MPa में। ठीक है, ये वैल्यू आपकी MPa में आएगी। FCK क्या होता है? FCK कहलाता है कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। FCK क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। जहां भी कैरेक्टरिस्टिक वर्ड आएगा आईएस कोड में, ये थोड़ा स्टैटिस्टिकल पैरामीटर होता है। इसका मतलब होता है कि अगर मान लीजिए हम टेस्टिंग करें कंक्रीट की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालनी है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालने के लिए कंक्रीट की क्या करते हैं कि हमने एक पर्टिकुलर ग्रेड का कंक्रीट बनाया, मान लीजिए 1 to 4 का एक कंक्रीट बनाया, एक क्यूब बनाया, जिस क्यूब की डायमेंशन कितनी है 15 by 15 by 15, 15 by 15 by 15 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसकी पूरा 1 2 4 या 1 1.5 3 जो भी मिक्स है उसको बनाया, कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको 28 दिन तक क्योरिंग करते हैं, 28 डेज क्योरिंग। क्योरिंग मतलब तराई करते हैं। तराई बेसिकली क्यों करते हैं? क्योंकि सीमेंट के कारण जो रिएक्शंस होती हैं उसके हीट डेवलप होती है, एक्सेसिव हीट डेवलप होती है, उस हीट को डेसिपेट करने के लिए। और 28 डेज में ये माना जाता है कि ये स्ट्रेंथ कंक्रीट का क्यूब गेन कर लेता है। इसके बाद एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है जिसमें इस पर्टिकुलर क्यूब में फोर्स लगाया जाता है। इस क्यूब को एक 2 प्लेट्स के बीच में रख के एक कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है जिसके थ्रू कंप्रेसिव फोर्स लगाया जाता है। एक पर्टिकुलर फोर्स में ये क्यूब टूट जाएगा, डिवाइडेड बाय ये एरिया, वो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहलाती है। अब कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या हुआ? कैरेक्टरिस्टिक मतलब ये हुआ कि इस तरह के यदि हम 100 क्यूब बनाएंगे और उनकी स्ट्रेंथ चेक करेंगे तो 95 क्यूब या उससे अधिक जो क्यूब होंगे उनकी स्ट्रेंथ जो होगी वो इस पर्टिकुलर वैल्यू से कम नहीं होगी। उदाहरण के लिए अगर हम कहें हमारी कंक्रीट है M15 कंक्रीट है तो M का मतलब होता है मिक्स और 15 होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट। इसका मतलब हुआ कि M15 ग्रेड वो ग्रेड है कि जिसके अगर हम 15 by 15 by 15 के क्यूब बनाएंगे तो 28 दिन बाद अगर हम 100 क्यूब बनाते हैं तो 95 क्यूब या उससे अधिक क्यूब की स्ट्रेंथ 15 न्यूटन पर mm² होगी। इसका मतलब है कि केवल 5% ही टेस्ट रिजल्ट, मैक्सिमम 5% ही टेस्ट रिजल्ट इससे कम होने चाहिए, बाकी रिजल्ट इससे ज्यादा होने चाहिए। ये कैरेक्टरिस्टिक वर्ड का मतलब होता है। तो चाहे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कहें, चाहे कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील भी कह सकते हैं, उसका मतलब ये होगा कि वो स्ट्रेंथ जहां पे 5% से ज्यादा उस वैल्यू से कम स्ट्रेस नहीं होगी। अब देखिए एक चीज और है कि यहाँ पे कोड में लिखा है EC इज, ये जो डेफिनेशन बता रहा हूँ ये आईएस कोड के हिसाब से बता रहा हूँ। इन्होंने लिखा है शॉर्ट टर्म मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट। अब देखिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैसे निकालते हैं? जब हम स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कंक्रीट के लिए बनाएंगे, ये कंक्रीट के लिए है, यदि हम कंक्रीट के लिए स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, ये हल्का सा कर्व मिलेगा हमको इस तरह, क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक नहीं बेस कर रही। तो एक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालने का तरीका होता है कि ये देखिए ये कर्व है, इस कर्व के इनिशियल हम एक टेंजेंट खींचते हैं, ठीक, एक इनिशियल टेंजेंट खींचते, इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा वो कहलाता है EIT मतलब इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। दूसरा होता है कि इस पर्टिकुलर कर्व में एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम एक कर्व पे एक पर्टिकुलर पॉइंट मार्क कर लें,
ये मार्क यूजुअली HCK/3 होता है, उसको मार्क कर लें और इसको ओरिजिन से मिला दें, तो जो स्लोप होगा वो सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है। और तीसरा होता है इंस्टेंटेनियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मतलब इस कर्व में जिस पॉइंट पे हमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना है उस पर टेंजेंट खींच दें, उसका जो dy/dx होगा, ठीक है, वो इंस्टेंटेनियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। तो कंक्रीट के केस में 3 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, एक है इनिशियल टेंजेंट मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दूसरा है सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और तीसरा इंस्टेंटेनियस मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो ये जो EC हम निकाल रहे हैं ये बेसिकली सेकेंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी यहाँ पे होता है। अब एक प्रॉब्लम और होती है कि जब हम किसी स्ट्रक्चर को लोड करते हैं, जब लोड करते हैं तो उस स्ट्रक्चर में हमेशा डेड लोड आया होता है। एक डेड लोड तो उसका सेल्फ वेट होता है, उसके अलावा मान लीजिए कोई बीम है, उसके ऊपर कोई वॉल बनी है जो मूव नहीं हो रही है, जो कांस्टेंट है, वो भी डेड लोड में काउंट होती है। जब ये डेड लोड लगा रहता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम लगा रहता है, तो अगर आप उस लोड को हटा भी दें तो भी आप देखेंगे कि बॉडी जो ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं आ पाती, उसमें कुछ परमानेंट स्ट्रेन्स आ जाते हैं ड्यू टू लॉन्ग टर्म लोडिंग, जिसको कहते हैं क्रीप स्ट्रेन। तो एक कोफिशिएंट IS कोड ने डिफाइन किया है, क्रीप कोफिशिएंट इज इक्वल टू क्रीप स्ट्रेन अपॉन इलास्टिक स्ट्रेन। क्रीप स्ट्रेन मतलब क्या हुआ, जो लॉन्ग टर्म लोडिंग के कारण एक्सेसिव स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं। तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी जो लॉन्ग टर्म होता है IS कोड कहता है, वो शॉर्ट टर्म डिवाइडेड बाई 1 + थीटा। ये 1 + थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, क्रीप कोफिशिएंट है। कहने का तात्पर्य है कि कंक्रीट के केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है, इसलिए कि ये समय पर निर्भर करता है, ये समय के साथ चेंज होता रहता है। अब देखिए, ये मैं आपको पहले ये बता दिया कि कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है। अगर M15 हम बोल रहे हैं तो M15 मतलब 50 न्यूटन पर mm², उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है। अगर हम कॉन्क्रीट M20 बोल रहे हैं, इसका मतलब उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ FCK कितनी है, 20 न्यूटन पर mm²। अब देखिए, जो मटेरियल आप यूज करते हैं RCC में, बेसिकली सबसे पहला मटेरियल सीमेंट यूज करते हैं। तो IS कोड आप जैसे ही खोलेंगे वैसे ही आप देखेंगे कई तरह के सीमेंट की आपको प्रकार दिए हुए हैं, आप उसको एक बार देखिए। इसमें 2-3 मैं डिस्कस करूंगा, जैसे कहते हैं 33 ग्रेड, 43 ग्रेड, 53 ग्रेड ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो सीमेंट में ये स्ट्रेंथ बताता है। इसका मतलब है कि अगर मैं एक सीमेंट और सैंड का मोटार बनाऊं और मोटार का क्यूब बनाऊं 15x15x15 का, 15x15x15 नहीं होता, ये 50 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया होता है। मतलब ये सीमेंट सैंड मोटार का जो आप क्यूब बनाओगे, इसका एरिया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। और इसका यदि आप कंप्रेशन करो 28 दिन बाद, तो आपको 33 न्यूटन पर mm² स्ट्रेंथ मिलनी चाहिए, दैट इज 33 ग्रेड OPC। इसी तरह 43 ग्रेड OPC और 53 ग्रेड OPC ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये कोड में दिया हुआ है। और भी कई टाइप दी हुई है, आप पढ़ सकते हैं, किसी भी बुक से पढ़ सकते हैं। दूसरी चीज है एग्रीगेट। दूसरी चीज जो है एग्रीगेट यूज होती है। देखिए, एग्रीगेट के लिए एक पर्टिकुलर कोड है जिसका IS 383, ये आपको कोड बताते हैं कि किस तरह का आपका फाइन एग्रीगेट होना चाहिए, किस तरह का कोर्स एग्रीगेट होना चाहिए। एग्रीगेट में एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि हमको नेचुरली ऑकरिंग एग्रीगेट यूज करना चाहिए। अगर हमको स्टोन बेलास्ट मिल जाता है, स्टोन चिप्स मिल जाती है, उसको हम एग्रीगेट यूज कर सकते हैं। नॉमिनल साइज यूजुअली 20 mm RCC में जनरली यूज होता है। अगर हम कोई ऐसा एग्रीगेट यूज कर रहे हैं जो लोकली अवेलेबल मटेरियल है, या हम ब्रिक बैट यूज कर रहे हैं, अगर उससे हम एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, तो हमको ये देखना चाहिए कि इसमें सल्फेट की मात्रा, अगर हम ऐसे एग्रीगेट यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अगर कंस्ट्रेंट, अगर हम ऐसे यूज कर रहे हैं जैसे स्लैग है या
बॉइल्ड ब्रिक्स है, इसको यूज कर रहे हैं, तो हमें देखना चाहिए कि सल्फेट की मात्रा 0.5% से अधिक नहीं होनी चाहिए और एग्रीगेट को 10% अपने वेट से ज़्यादा मॉइस्चर या वाटर एब्जॉर्ब नहीं करना चाहिए। ये एग्रीगेट की क्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है। एक चीज और है कि ठीक है, दूसरा ये कि जो साइज ऑफ एग्रीगेट है, अगर मान लीजिए हम स्लैब बीम कुछ यूज कर रहे हैं, तो जो थिनेस्ट मेंबर है, मान लीजिए ये स्लैब थिनेस्ट है, थिनेस्ट मेंबर, इसके 1/4 से ज्यादा एग्रीगेट का साइज नहीं होना चाहिए। मतलब जो थिनर साइज है उसके 1/4 से अधिक एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट का साइज नहीं होना चाहिए। ये जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये कोड में दिया हुआ है और आप कोड अगर पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको ये चीज मिलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है। वाटर जो आप यूज करेंगे वो जो पानी पीने के लिए पोर्टेबल वाटर जिसे कहते हैं, जो पानी पीने के लिए वाटर सूटेबल होता है वही एग्रीगेट के लिए भी सूटेबल होता है या कंक्रीट के लिए भी सूटेबल होता है। एक चीज हमको ध्यान रखनी है कि वाटर शुड बी फ्री फ्रॉम ऑयल एंड अदर सब्सटेंस जो कि स्टील को कोरोट कर दे। ऐसा मटेरियल नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सी वाटर ले लें तो बहुत चांसेस है कि वो जो आपने रीइंफोर्समेंट डाला है उसको कोरोट कर देगा। तो आपको वाटर ऐसा लेना है कि जो जिसमें वो प्रॉपर्टी ना हो जो स्टील को कोरोट करे। एक चीज और है कि एक टेस्ट और है कि अगर हम 28 दिन का क्यूब बनाएं और आप जिस वाटर से ले रहे हैं वो बनाएं और डिस्टिल वाटर से बनाएं, तो आपका वाटर जो स्ट्रेंथ दे रहा है इट शुड नॉट बी लेस देन 90% ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द क्यूब मेड बाई डिस्टिल वाटर। तो डिस्टिल वाटर के 90% से कम आपके इस पानी का स्ट्रेंथ नहीं होना चाहिए। और पीएच वैल्यू जो कंक्रीट के लिए यूज होती है वो शुड नॉट बी लेस देन 6। तो पीएच वैल्यू 6 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अनदर चीज इज वर्केबिलिटी। देखिए जो कंक्रीट की स्ट्रेंथ, अगेन हम सारी थ्योरी बात कर लेंगे, लेकिन जब हम उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करेंगे तो बहुत जरूरी है कि जिस चीज के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं वो चीज प्रैक्टिकली भी आ सके। इसके लिए एक कंसेप्ट वर्केबिलिटी का आपने कंक्रीट टेक्नोलॉजी में पढ़ा होगा, जिसके लिए स्लम टेस्ट डिजाइन होते हैं। तो आईएस कोड में आप देखिएगा ये पेज 17 पे आपको वर्केबिलिटी दी है कि बीम जब हेविली रिइंफोर्स्ड होती है या स्लैब होती है तो जो कंक्रीट आप बनाएंगे उसका स्लम्प कितना होना चाहिए। स्लम्प यही इंश्योर करता है कि आपकी जो कंक्रीट है वो उस पर्टिकुलर फॉर्म वर्क में हर जगह प्रॉपरली फैल जाएगी, उसमें ब्लीडिंग नहीं होगी, सेग्रीगेशन नहीं होगा। ये चीज आपको इंश्योर करना है ताकि जिस चीज के लिए आपने कंक्रीट बनाई है वो पूरी स्ट्रेंथ आपको फील्ड पे मिल सके। एक और इम्पोर्टेंट चीज होती है जो कहलाती है ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी यूजुअली टर्म होता है जो इन्वायरमेंट कंडीशन के, डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन के बीच में जो कंक्रीट एक्सपोज होती है उसके कारण जो आपकी कंक्रीट है उसको ड्यूरेबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ऐसी जगह है जहां पे बार बार मॉइस्चर आ रहा है, पानी के किनारे आपका स्ट्रक्चर है, तो आपके कंक्रीट में क्रैक्स नहीं डेवलप होने चाहिए, वो लीकेज नहीं होनी चाहिए। आपका प्रॉपर कवर डिजाइन होना चाहिए। कवर भी इसीलिए डिजाइन होता है कि जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है उससे आपका स्टील कोरोड ना हो सके। तो ये ड्यूरेबिलिटी भी आपकी दी हुई है, ये भी आप पढ़ लीजिएगा, ये आपके इसमें दिया हुआ है। एक चीज और है कि जो कंक्रीट के मिक्स बनाते हैं वो 2 तरीके के बनाते हैं। एक होता है नॉमिनल मिक्स, एक होता है डिजाइन मिक्स। ये भी आपके कोड में दिया हुआ है। तो देखिएगा M20 तक के तो जो ग्रेड्स होते हैं M10, M20, M15, यहाँ तक के ग्रेड तो हम नॉमिनल मिक्स में ले लेते हैं। नॉमिनल मिक्स मतलब वो हमने कहा M15 1, 2, 4 का मसाला ले लो या 1, 1.5, 3 का मसाला ले लो M20 के लिए, ये नॉमिनल मिक्स होता है। और एक चीज और बता दूं कि ये एग्जैक्टली अगर हम M20 का या M15 का ये 1, 2, 4 एग्जैक्टली नहीं होता, ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है। और आप देखिए आईएस कोड में आपको ये दिया हुआ है कि M15 के लिए, देखिए इसमें दिया हुआ है आपको टेबल 9 में देखिएगा, आपको दिया है कि M15 के लिए, M15 अगर कंक्रीट बना रहे हैं तो यदि आप 50 kg का एक सीमेंट का बैग लेंगे जो आता है उसमें 110 kg फाइन एग्रीगेट होगा, 220 kg कोर्स एग्रीगेट होगा, ये फाइन एग्रीगेट, ये सीमेंट, और
32 लीटर पानी होगा। तो ये नॉमिनल मिक्स है। नॉमिनल मिक्स मतलब आईएस कोड कह रहा है कि ये क्वांटिटी आप ले लीजिए तो लगभग ये स्ट्रेंथ आपको मिल जाएगी। तो ये आप कोड में देखिएगा, ये मिक्सचर आप लेके चल सकते हैं। M15 अगर आपको कंक्रीट बनानी है तो एक बैग आपने सीमेंट लिया, 110 किलो फाइन एग्रीगेट, 220 किलो ये और 32 लीटर पानी, ये सबको मिक्स करके आप कंक्रीट बनाएंगे, वो स्ट्रेंथ आपको M15 लेगी। इसी तरह M20 का भी मिक्स दिया हुआ है जो आप देख सकते हैं। डिजाइन मिक्स मतलब होता है हायर स्ट्रेंथ। M20 से बड़े मिक्स जो होते हैं इनको डिजाइन किया जाता है। डिजाइन किया जाता है मतलब इसको ऐसे ही नहीं ले लेते, एक्चुअल जो मटेरियल अवेलेबल होगा उसके हम क्यूब्स बनाएंगे डिफरेंट प्रोपोर्शन में, उसे टेस्ट करेंगे और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ यदि हम 100 क्यूब बनाएंगे तो ये देखेंगे कि 95 या उससे ज्यादा क्यूब में ये स्ट्रेंथ आनी चाहिए। वो जो प्रोपोर्शन होगा वो डिजाइन मिक्स होगा। ठीक है, अब देखिए आगे आते हैं लोड्स। जब भी आप डिजाइन करेंगे, देखिए आरसीसी में आप कौन कौन से स्ट्रक्चर डिजाइन करेंगे, तो आप अगर नीचे से सोचें, जब आप मकान बनाते हैं तो क्या होता है, एक फुटिंग होती है, सबसे नीचे होगी फुटिंग, फुटिंग के ऊपर होता है कॉलम, कॉलम के ऊपर होगी बीम, बीम के ऊपर होगी स्लैब। इस सीक्वेंस में आप मकान बनाते हैं। जब आप डिजाइन करते हैं तो क्या करते हैं, जस्ट उल्टा करेंगे। सबसे पहले आप स्लैब लेंगे, स्लैब के लिए क्या देखेंगे आप, लोड देखेंगे। लोड कौन कौन सा देखेंगे, लोड देखेंगे आप इसका अपना लोड क्या है, विच इज सेल्फ वेट, या डेड लोड्स क्या क्या है इसमें। डेड लोड मतलब सेल्फ वेट के अलावा वो लोड जो मूव नहीं हो रहे। इसके अलावा आप लाइव लोड लेंगे, इसके अलावा विंड लोड को कंसीडर करेंगे, अर्थक्वेक लोड को कंसीडर करेंगे, और कहीं कहीं पहाड़ के एरिया में स्नो लोड को भी कंसीडर किया जाता है। तो ये सारे लोड में जो सेल्फ वेट होता है, ये ध्यान कर लीजिए कि आरसीसी की जो डेंसिटी होती है वो 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब होती है। तो जब भी सेल्फ वेट निकालेंगे तो ये वैल्यू लेंगे। पीसीसी की 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब और आरसीसी की 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसके अलावा एक आईएस होता है, आईएस 875 1987। ये कोड ले लीजिए, ये कोड देखिएगा आपको मिल जाएगा, या किताबों में भी दिया है, अगर नहीं मिलेगा तो कोई बात नहीं। किताबों में हर तरह के डेड लोड और लाइव लोड के लिए क्या क्या लोड्स होते हैं ये IS 875 1987 डिफाइन करता है। तो स्लैब में जो भी लोड आ रहे हैं, या रूफ भी एक स्लैब ही होती है, जो भी लोड आ रहे हैं उस लोड को अल्टीमेटली हम बीम में ट्रांसफर करते हैं। वो बीम अल्टीमेटली कॉलम में ट्रांसफर होता है और कॉलम से फुटिंग में ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम स्लैब डिजाइन करते हैं, इसके जो लोड आते हैं उससे हम बीम डिजाइन करते हैं, फिर कॉलम डिजाइन करते हैं, फिर फुटिंग डिजाइन करते हैं। ठीक, तो अनदर इंपॉर्टेंट चीज कि आपके जो लोड्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बता दिया देयर इज डेड लोड, लाइव लोड, विंड लोड, अर्थक्वेक। ये 4 इंपॉर्टेंट लोड होते हैं। इनके कॉम्बिनेशन लिए जाते हैं। तो जब आप डिजाइन बनाएंगे तो आप देखेंगे ये कौन से कॉम्बिनेशन यूज होते हैं, क्योंकि जिस लोड को आप कंसीडर करके चलना है उसी लोड के बेस पे आप डिजाइन करेंगे, और ये उम्मीद करेंगे कि उस स्ट्रक्चर का जो भी लाइफ है उसमें जो लोड हम लेके चल रहे हैं उससे ज्यादा लोड उसमें नहीं आएंगे। अब देखिए अगला जो है स्टील है। स्टील में भी डिस्कस कर रहे हैं। देखिए मटेरियल में हमने सीमेंट डिस्कस कर लिया, वाटर डिस्कस कर लिया, एग्रीगेट डिस्कस कर लिया, टाइप ऑफ लोड डिस्कस कर लिया। एक मटेरियल और रह गया, दैट इज स्टील। स्टील का मैंने आपको पता नहीं आएगा, माइल्ड स्टील बना ले फिर डायग्राम बना दिया। देखिए ये स्ट्रेस था, ये स्ट्रेन है, ये कुछ इस तरीके से हम लोगों ने पढ़ा था माइल्ड स्टील का। इसके बाद एक कर्व में ये बना रहा हूं, एक कर्व इसके आगे बना रहा हूं। देखिए ये माइल्ड स्टील का कर्व है जो हम लोगों ने पढ़ा था, पहला वाला माइल्ड स्टील। इसको कहते हैं Fe250 स्टील। Fe इज फॉर स्टील और 250 क्या है, 250 कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ स्टील है। कैरेक्टरिस्टिक मैं बता चुका हूँ, 250 मतलब हो गया 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। तो माइल्ड स्टील की जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है वो कितनी होगी, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा है Fe415,
ये डिफॉर्म्ड स्टील्स कहलाते हैं या हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील कहलाते हैं। ये दो तरीके के हम लोग यूजुअली यूज करते हैं, Fe415 एंड Fe500। होता क्या है, जब आप हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म स्टील यूज करते हैं तो इस तरीके की हमें डिस्टिंक्ट लिमिट्स नहीं मिलती हैं, तो यील्ड पॉइंट निकालना बहुत मुश्किल होता है। यील्ड पॉइंट निकालना मुश्किल होता है तो इसके लिए IS कोड ने ये कहा है कि स्ट्रेन मान लीजिए यहाँ पे 0.000 स्ट्रेन है, यहाँ पे मान लीजिए 0.002 स्ट्रेन है एंड सो ऑन, इस तरह से स्ट्रेन है। तो 0.002 स्ट्रेन यहाँ पे है, वहां से हम ये जो ओरिजिनल टेंजेंट लाइन आ रही, सीधी लाइन आ रही, इसके पैरेलल एक लाइन खींचते हैं और ये जहां पे टच करती है, इस पॉइंट को यहाँ पे टच कर रही है, इस कर्व को यहाँ पे टच कर रही है, ये जो है ये 0.2% प्रूफ स्ट्रेस कहलाती है या यील्ड स्ट्रेस कहलाती है। ये कहलाती है 0.2% प्रूफ स्ट्रेस और यील्ड स्ट्रेस। यही वैल्यू 415 होती है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। इसी तरह अगर कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ Fe500 निकालना है तो ये 0.002 वाली जो लाइन है इसको पैरेलल खींचेंगे इस लाइन के, ये जहां पे भी इसे कट करेगी ये इसकी 0.2% प्रूफ स्ट्रेस होगी या यील्ड स्ट्रेस होगी। कहने का मतलब है जो हाई स्ट्रेंथ स्टील होती है इसमें यील्ड स्ट्रेस निकालने के लिए IS कोड क्या कहता है कि आप 0.2% ऑफ प्रूफ स्ट्रेस लीजिए, तो ये चीज 0.2% प्रूफ स्ट्रेस लीजिए, ये आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिलेगी। और ये जो है इसका दूसरा नाम TOR40 और TOR50, इन दो नामों से भी ये दुकान में बनता है। ठीक है, अब हम चलेंगे अगले पॉइंट पे। अब हम चलेंगे वर्किंग स्ट्रेस मेथड। देखिए वर्किंग स्ट्रेस मेथड का जो बेसिक्स होता है, ये सबसे पहले थ्योरी डेवलप हुई थी और ये थ्योरी को भी 100 साल से ऊपर हो गया, अराउंड 1900 में डेवलप हुई थी। तो ये थ्योरी बेसिकली एज्यूम करती है, ओल्डेस्ट थ्योरी है, बेसिकली एज्यूम करती है कि कंक्रीट और जो स्टील है वो इलास्टिक बिहेव करते हैं, इलास्टिक बिहेव करते हैं। मतलब इलास्टिक बिहेवियर जब आपने सेकेंड ईयर में SOM पढ़ा था तो भी आपने बॉडी का इलास्टिक बिहेवियर पढ़ा था, जहाँ पे स्ट्रेस समानुपाती होती है स्ट्रेन के। एक चीज और आप देखिए जो हमने सेकेंड ईयर में पढ़ा था, सपोज कर लीजिए ये एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसकी लेंथ L है और जिसके एक लोड PR है। तो बेसिकली इसका जो अगर सेंटर में लग रहा है L/2 पे, तो इसका जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो इस तरीके से होगा, सेकंड मूवमेंट होगा इस तरीके से होगा और जो मैक्सिमम बेंडिंग होगा वो 3L/4, 3/2 इसकी रिएक्शन होगी और ये सेकंड मूवमेंट होगा, मतलब पॉजिटिव मूवमेंट। ये हमने जब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ते थे तो उसमें जो शियर फोर्स और बेंडिंग मूवमेंट का डायग्राम था, वो जो हम बेंडिंग मूवमेंट निकालना सीखते थे वो सिविल में उसका यूज है। जब आप डिजाइन करेंगे तो उस मूवमेंट्स का बहुत ज्यादा यूज है। उसके बाद हमने एक बेंडिंग स्ट्रेस का चैप्टर पढ़ा था। उस बेंडिंग स्ट्रेस में हमें ये बताया गया था कि जैसे मान लीजिए जब हम बेंडिंग स्ट्रेस पढ़ते, जब हम शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट का चैप्टर पढ़ते थे तो हम इसको एक लाइन बना देते थे और लोडिंग कर देते थे और शियर फोर्स बेंडिंग मूवमेंट निकाल देते थे, कहीं भी इसके क्रॉस सेक्शन की हम बात नहीं करते थे। सडनली जब हमने बेंडिंग ऑफ बीम पढ़ना शुरू किया, उसमें बेंडिंग स्ट्रेस हम पढ़ते थे, वो फॉर्मूला आपको याद होगा F/Y = M/I = E/R, जो बेंडिंग इक्वेशन होती है, ये हम पढ़ते थे। तो मान लीजिए कि ये पर्टिकुलर बीम को हम कंसीडर करें, इसका क्रॉस सेक्शन मान लीजिए कि ये भी है और ये भी, एक रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है। शुरू में मैं ये नहीं मान रहा कि RCC है, शुरू में यही मान ले रहा हूँ ये स्टील है या एक मटेरियल है। तो होता क्या है, जब
इस बीम में लोडिंग लगती है इस तरीके से, तो ये बीम कुछ इस तरीके से बेंड हो जाती है। इस बेंडिंग में क्या होता है कि बॉटम में जो है ये फाइबर्स जो है, अगर ये फाइबर मान लें तो इसकी लेंथ जो है, अगर मान लें कि ये सेंटर टू सेंटर ये 2 मीटर लेंथ है, तो नीचे के फाइबर्स की लेंथ 2 मीटर से ज्यादा हो जाएगी, ऊपर के फाइबर की लेंथ 2 मीटर से कम हो जाएगी बिकॉज ऑफ बेंडिंग। इसका मतलब क्या है कि नीचे वाले जो फाइबर्स हैं उसमें इलॉन्गेशन हो रहा है, इलॉन्गेशन हो रहा है मतलब टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो रही है, नीचे वाले में कंप्रेशन हो रहा है मतलब कंप्रेसिव स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। तो जब बीम की बेंडिंग होती है सिंपली सपोर्टेड में, तो क्या होता है बॉटम में टेंशन डेवलप होता है और टॉप में कंप्रेशन। कैंटिलीवर लेंगे तो क्या होगा, जस्ट अदर वे अराउंड होगा। यदि आप कैंटिलीवर लेंगे तो क्या होगा, ये इस तरीके से बेंड होगी, जो टॉप पे टेंशन होगा बॉटम पे कंप्रेशन। तो एक चीज आरसीसी मैंने पहले लेक्चर में बनाई थी कि आरसीसी जो होती है बहुत वीक होती है टेंशन में, तो जहां भी स्ट्रक्चर में टेंशन डेवलप होता है वहां पे हम क्या करते हैं, उसको रीइंफोर्स करते हैं। रीइंफोर्स कैसे करते हैं, उसमें सरिया डालते हैं। आप सरिया कहाँ डालेंगे, जहां पे टेंसाइल जोड़ आएगा वहीं पे आप सरिया डालेंगे, क्योंकि आरसीसी थ्योरी नॉर्मली ये अज्यूम करती है कि कंक्रीट टेंसाइल में कोई लोड नहीं लेती। हालांकि कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, कितनी होती है, 0.7 रूट एफसी के, इतनी टेंसाइल स्ट्रेंथ कंक्रीट की होती है। कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ 0.7 रूट एफसी की होती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे ये जब डिजाइन करते हैं तो कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ को इग्नोर कर देते हैं और ये मानते हैं कि सारी की सारी टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो स्टील और सारा का सारा कंप्रेसिव लोड जो है वो कौन लेगा, वो कंक्रीट लेगा। अब देखिए दूसरी चीज एक और है, जब हम ये बेंडिंग इक्वेशन पढ़ते थे तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते थे कि प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग रिमेन प्लेन आफ्टर बेंडिंग। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट एजम्पशन था, ये आगे भी यूज होगा। प्लेन सेक्शन बिफोर बेंडिंग मतलब बेंडिंग के पहले जो प्लेन सेक्शन थे वो बेंडिंग के बाद भी प्लेन रहेंगे। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि यदि हम यहाँ कोई प्लेन मान लें, मान लीजिए यदि हमने प्लेन मान लिया और ये मान लें कि कई फाइबर से मिलकर बना हुआ है, कई फाइबर तो मतलब फाइबर से मिलकर बना हुआ है, और इसको हम काटें तो उसके लिए इमेजिनरी काटें, तो ये एलिमेंट आपको यहाँ दिखेगा, ये एलिमेंट यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखेगा। मान लीजिए इसमें हम नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 इस तरह से नंबरिंग करते हैं। अब जब ये बेंड होगा तो इसकी लेंथ तो कम हुई, तो ये मैं नीचे ले आ रहा हूँ, ए खिसक गया यहाँ पे और बी खिसक गया यहाँ पे। अब देखिए ये मैं लाइन अगर खींचूं तो इसका मतलब यही कि जो 1 2 3 4 ये फाइबर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर मिल रहे थे वो मेरे को इस प्लेन पे मिलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि एक यहाँ मिलेगा, 2 यहाँ मिलेगा, 3 यहाँ मिलेगा, 4 यहाँ मिलेगा। इसका मतलब जो प्लेन सेक्शन थे वो बेंडिंग के बाद भी वो प्लेन है। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए यहाँ तो क्या हो रहा है, इसकी लेंथ में कमी हो रही है, यहाँ थोड़ी और कमी, यहाँ कम कमी, यहाँ कम कमी, यहाँ पे कोई कमी नहीं हो रही, फिर ये लेंथ में बढ़ोतरी हो रही है। इसका मतलब एक पर्टिकुलर एक्सेस ऐसा है जहां पे लेंथ अनचेंज है और वो चीज आप जानते हैं कि वो कहलाती है न्यूट्रल एक्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट साइड जो प्लेन सेक्शन रिमेन प्लेन बिफोर बेंडिंग, रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग का मतलब ये होता है कि जो आपका स्ट्रेन डायग्राम है इट इज लीनियर। स्ट्रेन डायग्राम इज लीनियर। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, कंप्रेसिव स्ट्रेन डेवलप हो रहा है और यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेन डेवलप हो रहा है, बट ये इस तरीके से नहीं हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन फैशन में हो रहा है। तो प्लेन सेक्शन रिमेन्स बिफोर बेंडिंग, प्लेन सेक्शन दैट बिफोर बेंडिंग रिमेन्स प्लेन आफ्टर बेंडिंग का मतलब होता है कि जो स्ट्रेन डायग्राम है वो आपकी स्ट्रेट लाइन। चूंकि हम इलास्टिक बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रेन डायग्राम है, स्ट्रेन डायग्राम,
चूंकि हम इलास्टिक बिहेवियर पढ़ रहे हैं, इलास्टिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, वर्किंग स्ट्रेस मेथड पढ़ रहे हैं, जहां पे हम ये मानते हैं कि स्ट्रेन जो है ये स्ट्रेस स्ट्रेन के समानुपाती होती है। इसका मतलब स्ट्रेस डायग्राम भी कैसे होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक, तो ये स्ट्रेस डायग्राम, यहाँ पे कंप्रेसिव स्ट्रेस डेवलप होगी, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होगी इस पर्टिकुलर केस के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज हो गई। अब देखिए, अगर मैं स्ट्रेस देखूं, अब मान लीजिए कुछ लोडिंग हो रही, मैंने एक सेक्शन मान लिया। देखिए तो वर्किंग स्ट्रेस का कंसेप्ट क्या है। अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस एफ वाई क्या है ये भी समझ लीजिए, ये न्यूट्रल एक्सिस है। वाई क्या है, वाई वो पॉइंट है जहां पे आपको एफ निकालना है। मान लीजिए हमको 2 सेंटीमीटर पे निकालना, तो 2 सेंटीमीटर वाई की वैल्यू हो गई, और यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी डायग्राम से, यहाँ पे जो स्ट्रेस होगी ये एफ। एम क्या है, जितना बेंडिंग मोमेंट स्ट्रक्चर में आ रहा है, और आई आप मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जानते हैं। तो अगर मैं इस बीम के लिए निकालूं तो एफ इज इक्वल टू एम अपॉन 1/6 dt स्क्वायर, सॉरी 1/12 dt क्यूब, और y हो जाएगी d/2। दैट गिव्स मी f इज इक्वल टू m अपॉन 1/6 dt। कहने का मतलब यह है कि अगर मुझे सेक्शन दिया हुआ है, या उल्टा आप समझ लीजिए, यदि मैं m कहूं, m इक्वल टू हो जाएगा f इंटू 1/6 dt स्क्वायर, जिसको सेक्शन मॉडुलस कहते हैं, जेड कहते हैं, f इंटू जेड, ये हो गया। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे सेक्शन पता है तो मुझे i पता है, मैक्सिमम स्ट्रेस के लिए जेड पता है, सेक्शन मॉडुलस पता है, और मटेरियल के लिए मुझे ये भी पता है कि बेंडिंग स्ट्रेस कितनी मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में अलाउ करनी है। तो जो भी मुझे स्ट्रेस अलाउ करनी है वो मटेरियल पे डिपेंड करेगी। यदि उस स्ट्रेस को मैं जेड से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि ये स्ट्रक्चर कितना मूवमेंट रजिस्ट कर लेगा। अब ये कितना मूवमेंट रजिस्ट कर लेगा ये मेरे को पता लग गया। कैसे पता लगा, मुझे सेक्शन मॉडुलस पता है, मुझे उसकी अलाउड बेंडिंग स्ट्रेस पता है कि इस पर्टिकुलर मटेरियल में कितना बेंडिंग स्ट्रेस अलाउड है, ये मेरे को पता है। इससे मेरे को ये पता चल गया कि इस बॉडी में कितना मूवमेंट ये स्ट्रक्चर रजिस्ट कर लेगा। अब एक्चुअल मूवमेंट कितना आ रहा है, PL/4। तो मैं ये देखूंगा कि जो एक्चुअल मूवमेंट आ रहा है वो जितना रजिस्ट कर ले रहा है उससे ज्यादा है या कम। यदि एक्चुअल जो मूवमेंट आ रहा है मेरा सेक्शन उससे ज्यादा रजिस्ट कर ले रहा है तो मेरा स्ट्रक्चर सेफ है, और यदि एक्चुअल मूवमेंट जो आ रहा है वो मेरा स्ट्रक्चर जितना मूवमेंट रजिस्ट कर लेगा उससे अगर ये मूवमेंट ज्यादा आ रहा है और मेरा रेजिस्टेंस कम हो रहा है तो स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। तो बेसिकली बच्चों ये वर्किंग स्ट्रेस का जो है कंसेप्ट है। वर्किंग स्ट्रेस कंसेप्ट में हम सिंपली जो सेकेंड ईयर में पढ़ा है वहीं से हम आगे चलेंगे। अब अगले लेक्चर में मैं आपको सीधे उन एजम्पशंस पे ले चलूंगा जो 3 एजम्पशंस है कॉन्क्रीट के, और उसके बाद हम लोग सीधे एनालिसिस पार्ट पे आ जाएंगे। थैंक यू। मुझे लग रहा है 1.25 घंटा हो गया। 38 मिनट 38 मिनट टाइम लगता भाई।